Hello, everyone. I welcome you in the next session of the Chemistry Gurukul channel, and the topic is the coordination compound. Previously, what we have dealt with is IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature के बारे में आपने काफ़ी हद तक चीज़ें सीखी होगी, उसको ट्राई किया होगा, और जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी आपने ट्राई किया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा, जो भी एक्सरसाइज हमने किए, जो भी क्वेश्चंस हमने ट्राई किए, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस जहां पर भी आपको मिल रहे होंगे कोई भी सोर्स के थ्रू, आप उसको क्रैक कर पा रहे होंगे। In case if you are not able to do any question, the comment section is open for you. There you can put the question, for which I will definitely prepare a video lecture, or maybe in the next video I will include that question in the earlier sessions. So let us start today's video with an important topic. अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हमारा जो थीम होगा वो क्या होगा कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने, उसके ऊपर कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन से अपनी थ्योरीज दिए। उसी में जो हमारा आज का थीम है वो है वर्नर्स थ्योरी। कौन सा थ्योरी है? वर्नर्स थ्योरी। जो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर बात करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था वर्नर। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम सेपरेटली सिर्फ और सिर्फ वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा ही फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम वीबीटी के बारे में बात करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सिर्फ सीएफटी होगा, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे हम इन सब चीज के बारे में बात करेंगे। और फिर जो लास्ट वीडियो आएगा हमारा थ्योरी पार्ट का, उसके अंदर हम सिनर्जिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन, दैट मीन्स द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनेल्स, उसके बारे में। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे आइसोमेरिज्म। ये सब सारी चीजें हम उसके अंदर बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्नर थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्नर थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे पहले थोड़ा सा वर्नर के बारे में जान लेते हैं कि वर्नर थे कौन और उन्होंने ऐसा क्या किया जो इनको याद रखते हैं हम लंबे समय तक। ध्यान रखिएगा, वर्नर जो थे इन 1913, द ईयर इज 1913, 1913 के अंदर ये फर्स्ट केमिस्ट हैं, फर्स्ट केमिस्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये पहले केमिस्ट हैं जिनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। पहले केमिस्ट है ये जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या मिला था? नोबेल प्राइज इन द ईयर 1913। और हम बात करें वर्नर के थ्योरी के बारे में तो ये बात है कब की? 18 अराउंड आप मान लीजिए 93, 1893 लमसम, 1893, नो नॉट 93, 23, 1823 की बात है। इस ईयर में इन्होंने दिया था कौन सा थ्योरी? अपनी थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कि बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कैसे पहचानते हैं, उसको कैसे अप्रोच किया जाएगा, और कैसे इसके बेसिस पे धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इवोल्यूशन आया, और टिल डेट कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी जो हमारे पास है वो बेस्ट इन द सेगमेंट हो जाता है। लेकिन किसी ना किसी को ब्रेक थ्रू देनी जरूरत थी, और इस ब्रेक थ्रू को देने वाले कौन थे? वर्नर। तो वर्नर थ्योरी को हम सबसे पहले लेते हैं, फिर जानेंगे कि क्या क्या चीजें इनकी लिमिटेशन रही थ्योरी की, और उस लिमिटेशन को कैसे वीबीटी ने ओवरकम किया, और कैसे वीबीटी के अंदर भी लिमिटेशन रहे जिसको ओवरकम किया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। इन सब चीज के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। तो वर्नर थ्योरी कब आया? 1823 में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये क्या बताएगा? स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन
ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनके बारे में बात करेगा। स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 1823 की बात है। डेट को लमसम मानिएगा, एग्जैक्ट हो भी सकता है, नहीं भी, लमसम इतने के आसपास में हुआ था ये, ठीक है। अब कहानी आती है कि इसके अंदर क्या क्या हुआ होगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं वर्नर थ्योरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चलिए, वर्नर थ्योरीज काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर की तरह से लिया जाता है और काफी चीजें यहां से जो हम हैं सीखेंगे और उसी को यूज करेंगे इन मॉडर्न टर्म्स। सबसे पहली बात है कि वर्नर ने क्या किया था। वर्नर ने कहा था कि बेसिकली इनकी जो थ्योरी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है और उसको अमेलगमेट करके, मतलब ऐड करके हम थ्योरी बनाएंगे कंप्लीट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। इन्होंने कहा कि कोई भी कंपाउंड जो होता है, कोई भी कंपाउंड, मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात करूं तो उसके अंदर दो वैलेंसीज होती है। कौन सी वैलेंसीज होती है? दो। एक को कहा जाता है प्राइमरी वैलेंसी, जिसको हम 1 डिग्री वैलेंसी भी कह सकते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी, दूसरा सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको हम 2 डिग्री वैलेंसी भी कहते हैं। वर्नर थ्योरी दो पार्ट में डिवाइडेड है। उस दो पार्ट को हम अमेलगमेट करके थ्योरी बनाएंगे। पहला पार्ट है हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी, दैट इज 1 डिग्री, और दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी, दैट इज 2 डिग्री। और कैसे जो अभी तक हमने चीज पढ़ी है, कैसे वर्नर उसको उस चीज के अंदर फॉर्मुलेट करेगा मॉडर्न टर्म्स में। ये जो थ्योरी है वो कैसी है? क्लासिकल, मतलब पुरानी, क्लासिकल अप्रोच कह सकते हो आप। जब इनिशियली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर इवोल्यूशन हो रहा था, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे, तब क्लासिकल अप्रोच के बारे में ये बात है और उसको कैसे हमने मॉडर्न से रिलेट किया वो भी जानेंगे। सबसे पहली बात तो हम सीखेंगे प्राइमरी वैलेंसी के बारे में कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है बेसिकली। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। प्राइमरी वैलेंसी, देखिए प्राइमरी वैलेंसी क्या है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहली बात, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? जनरली इट इज द part of the coordination compound, part of the coordination compound which is ionizable, which is ionizable। क्या कहानी है समझेंगे, पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। तीसरी चीज, इट गाइड्स द चार्ज accumulated on the central metal atom, central metal atom during bonding, during bonding, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इसके अलावा नॉन डायरेक्शनल है। इन द मॉडर्न थीसिस, इन द मॉडर्न थीसिस we formulate these primary valency as oxidation number of the
सेंट्रल मेटल एटम, CMA। ह्यूमिडिटी बहुत है यहां पे। देखिए क्या कहानी है इसकी, ध्यान से समझते हैं। इसके लिए कुछ एक एग्जांपल लेता हूं। पहले मैं एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया मैंने NiCO4। बेसिकली वर्नर ने दूसरा लिया था, कोबाल्ट और अमोनिया को लिया था, उस पे बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मैं एक जनरल टर्म ले लेता हूं इसको समझाने के लिए। क्या रखा, इट इज द पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन विच इज आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल, जो आयोनाइज किया जा सके, जिसको तोड़ा जा सके। तो जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, मैंने आपको क्या बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनाया मैंने, उसमें डबल सॉल्ट लिया और एक कोऑर्डिनेट सॉल्ट लिया। तो कहा था हमने कि अगर यहां पर मैं मान लेता हूं Cl2 लिख दिया मैंने, फॉर एग्जांपल Cl2 लिख दिया, तो कहता है कि ये वो पार्ट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो क्या हो जाए, आयोनाइज हो जाए, जो टूटे तो आयन बन जाए। तो ध्यान रखिएगा, ये टूटने पे आयन नहीं बनता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो भी चीज होती है वो आयनाइज नहीं होती है। कौन सी होती है, जो बाहर होती है, काउंटर आयंस, जो बाहर की तरफ लिखा गया होता है, जो बाहर की तरफ लिखा गया होता है वही आयोनाइज होता है। तो कहता है ये कि इट इज द पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन विच इज आयोनाइजेबल। तो आयोनाइजेबल कौन होता है, ये होता है, ये आयोनाइजेबल है। उसके बाद इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि किसी भी डायरेक्शन में ये पूरा फैला हुआ हो सकता है। अगर कोई चीज आयोनाइज हो रही है तो आयोनाइज जो होता है उसका क्लाउड जो होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है। मतलब मान लेते हैं कि ये ले लिया मैंने NiCO4। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे होगा, एकदम यूनिफॉर्म होगा, और Cl का एकदम यूनिफॉर्म होगा। इसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, शेप में चेंज नहीं होगा, एक यूनिफॉर्म होगा, शेप एकदम एक जैसा होगा। तो अगर कोई चीज शेप एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो उसके कारण ज्योमेट्री में कोई वेरिएशन नहीं आता। उसके कारण ज्योमेट्री में वेरिएशन नहीं आता, वो ज्योमेट्री एक जैसा ही दिखेगा, स्फेरिकल ही दिखेगा या यूनिफॉर्म दिखेगा। यूनिफॉर्म, सिमेट्रिकल, इसको हम स्फेरिकल भी कह सकते हैं। तो इसलिए हमने कहा नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल नहीं है, एक जैसा ही है। अगर कोई चीज एक डायरेक्शन में होता तब हम इसको डायरेक्शनल कहते हैं। अब अगर हर तरफ से सेम ही है तो हम इसको नॉन डायरेक्शनल कहते हैं, सिमेट्रिकल कहते हैं। इसलिए मैंने यहां पर वर्ड यूज किया नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। कहता इट गाइड्स द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द सेंट्रल मेटल एटम ड्यूरिंग बॉन्डिंग। मतलब ये बताएगा कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट जो आज के तारीख में हम मॉडर्न थ्योरी में कहते हैं इसके अंदर, वो पुराने जमाने में वर्नर थ्योरी में उसी को क्या कहा गया था, प्राइमरी वैलेंसी। उसी को क्या कहा गया था, प्राइमरी वैलेंसी। किसको कहा गया था, जो आज के तारीख में हम बार बार पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जो मैंने सिखाया था, वो बेसिकली क्या था, वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी। क्या था, प्राइमरी वैलेंसी। कहता है ये कि जब इसको हमने पानी के अंदर डाला तो ये ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक हो जाएगा तो यहां पर अगर Cl2 है तो इसके कारण -2 चार्ज आएगा। क्या आएगा, -2 चार्ज। तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +2। इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +2। मतलब इसी के कारण इसके अंदर चार्ज बनेगा। और निकल का यहां से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे +2। कितना निकाल लेंगे, +2। मतलब इसके ऊपर जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, या निकल का चार्ज जो बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, ये काउंटर आयन के कारण बन रहा है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कैसे बन पा रहा है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी के कारण बन पा रही है। ये आउटर जो आयन है इसके कारण बन पा रही है। ये वर्नर कहना चाहता था। अच्छा, अब कहानी आती है कि ये सब तो बात ठीक है कि ये नॉन डायरेक्शनल है, ये है वो है। अब इसको थोड़ा सा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि चीजें हटानी पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है, चलिए देखिए, प्राइमरी वैलेंसी के अंदर 4 पॉइंट हमने लिख लिए थे, इसको मैं हटाता हूं यहां से और समझते हैं कि अगर कोई चीज कंपाउंड दे रखा है मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया CO। ध्यान रखिएगा, वर्नर ने जो यूज किया था वो किसको यूज किया था? कोबाल्ट को। और दूसरा यूज किया था अमोनिया को। जैसे मैंने यहां पे NH3 6 लिख दिया और यहां पर लिख देता हूं मैं Cl3। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि Cl कितने हैं? यहां पे 3। ये बाहर के साइड होंगे, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी वैलेंसी के बारे में एक चीज और लिख लेता है 5th पॉइंट में। कहां लिखे? 5th पॉइंट में लिख लेता है। 5th पॉइंट में क्या लिखेंगे? इट इज रिटन outside the coordination स्फीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा जाता है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? प्राइमरी वैलेंसी। कहीं कहीं पर प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी काम करेगा, लेकिन कब, वो बात करेंगे नहीं। ओवरऑल जब हम कंक्लूड करेंगे तब। तो हमने यहां पर क्या देखा कि इसके कारण -3 चार्ज बनता है। इसके कारण -3 चार्ज बना, तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज कितना बना? +3। कितना बना? +3। और आप जानते हो ये तो एमाइन है, इसका चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल होता है। तो मतलब कोबाल्ट का जो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके कारण आया? इसके कारण आया। इसलिए हमने इसको क्या कहा? प्राइमरी वैलेंसी। इसके कारण इसके ऊपर चार्ज आता है। इसी को तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम का। तो लेटर हाफ जब मॉडर्न थ्योरी आई इससे रिलेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो इसी प्राइमरी वैलेंसी को नाम दे दिया गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये जो है प्राइमरी वैलेंसी जो है, इट डजंट गिव ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये ज्योमेट्री नहीं बताता है, ये ज्योमेट्री नहीं बताएगा। इसके बेसिस पे आप ज्योमेट्री नहीं निकाल पाओगे। ज्योमेट्री किसके बेसिस पे आएगा? इसके बेसिस पे, और इसके बेसिस पे ही हम बता पाएंगे कि ज्योमेट्री क्या होगा। तो कहने का अर्थ है, जो चीज नॉन डायरेक्शनल है, ये नॉन डायरेक्शनल है, मतलब ये आयन है। कोई भी चीज जो आयन होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है। मतलब कोई भी चीज अगर आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, या ये भी लिख लो आप, कोई भी चीज अगर आयनिक बॉन्ड से जुड़ी हुई, आयन बना हुआ हो, तो उसके अंदर जो है नॉन डायरेक्शनल अप्रोच होता है। नॉन डायरेक्शनल होता है, हर तरफ से यूनिफॉर्म होता है वो। और अगर वही चीज कोवलेंट बन जाए तो कोवलेंट के अंदर डिस्टॉर्शन होता है। डिस्टॉर्शन ये फजान रूल बताता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिस्टॉर्शन होता है। अभी ये चीज हमने समझी। इट डज नॉट गिव ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन का ज्योमेट्री नहीं बताएगा। ज्योमेट्री इसके कारण से आएगा, इसके कारण से। फिर इसका रोल हम उसके अंदर अमेलगमेट करेंगे। तो ये था किसके बारे में? प्राइमरी वैलेंसी के बारे में जानकारी। इसके बाद हम क्या करेंगे? सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में जानकारी लेंगे और कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है वो जानेंगे। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने लिख लिया होगा। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? ये था प्राइमरी 1 डिग्री। अब आता है सेकेंडरी पे। देखते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है और इसकी क्या कहानी है। ठीक है, देखते हैं सेकेंडरी वैलेंसी या इसको 2 डिग्री वैलेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहानी है इसकी? क्या कहानी है? देखिए, अगर मैंने उसको लिखा था उसको लिखा था आयोनाइजेबल, तो इसको क्या लिखेंगे? इट इज नॉन आयोनाइजेबल। ये आयोनाइजेबल नहीं होता। ठीक है,
अगर ये आयोनाइज नहीं हो सकता मतलब ये डायरेक्शनल होगा। इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल इन नेचर। और जो चीज डायरेक्शनल इन नेचर होती है वो हमको ज्योमेट्री देती है, वो हमको ज्योमेट्री देती है। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री, प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ ज्योमेट्री में मदद करेगा। और जनरली ये किससे जुड़े हुए होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। पीछे वाली चीज थी वो आयोनाइज हो रही थी तो वहां पर आयनिक बॉन्ड बनता है, यहां पर क्या बनेगा? इंटरनल कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह दो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेटर ऑन कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अच्छा, तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। उसके बाद और नेक्स्ट चीज इसके बारे में क्या बता सकते हैं? इसके बारे में और बता सकते हैं, इन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, in the modern concept it was termed as coordination number। जो हम कोऑर्डिनेशन नंबर बार बार बात करते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वो है। बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी या 2 डिग्री वैलेंसी, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कैसे पता करें? देखिए वही एग्जांपल लेते हैं। कोबाल्ट लिया, NH3 6 लिया और यहां पे लिख दिया Cl3। तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर चार्ज जो प्रोड्यूस होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, वो इस पे डिपेंड करेगा। मतलब इसको तोड़ेंगे तो हम कैसे लिखते हैं? CO NH3 6, इसके ऊपर +3 और यहां पे थ्राइस ऑफ Cl-। ये आयोनाइज हो गए, ये आयोनाइज हो गए। टोटल नंबर ऑफ आयंस अगर आपसे पूछा जाएगा कितने हैं इसके अंदर, तो आप क्या कह देंगे? 3 और +1, 3 और +1 टोटल 4 आयंस हैं इसके अंदर, टोटल 4 आयंस है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी बताइए, तो सेकेंडरी वैलेंसी मैंने क्या बताया? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ही सेकेंडरी वैलेंसी होती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कि कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं? सेंट्रल मेटल से टोटल 6। कितने बनते हुए दिख रहे हैं? टोटल 6। दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 हियर। और यही कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी पहले कहलाता था। क्या कहलाता था? सेकेंडरी वैलेंसी। और ध्यान रखिएगा कि ये सेकेंडरी वैलेंसी है। एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो आप इसमें, सेकेंडरी वैलेंसी was due to an anion, और ये स्टार्टिंग की बात है, स्टार्टिंग, ड्यू टू एन एनायन और न्यूट्रल स्पीसीज। मतलब क्या है कि अगर ये मैं इसकी बात कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, कोऑर्डिनेशन एंटिटी की, कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो ये बेसिकली है क्या जिसके पास 6 लिखा हुआ है? ये लीगेंड है। ये क्या है? लीगेंड है। और लीगेंड ही तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो या तो ये न्यूट्रल है, देखो यहां पे ये न्यूट्रल है, और या फिर ये एनायन होना चाहिए जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हो। कैटायन वाले जो लिगेंड थे वो लेटर हाफ में आए थे, बाद में धीरे धीरे जब और केमिस्ट्री इवॉल्व हुई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तब आया। इनिशियल लेवल पे ये एनायन और न्यूट्रल स्पीसीज ही थे। इसको नाम दिया गया सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी बेसिकली क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल मेटल एटम। तो कितने बॉन्ड बन रहे सिग्मा? 6। तो ये हो गया इसका नाम। तो ये थी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में जानकारी। अब इन दोनों से कैसे वर्नर थ्योरी बना वो समझते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी, ये तो हो गई प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। अब उसने क्या क्या कहा था वो समझते हैं, जिसको हमने कहा वर्नर थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स मतलब ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसको इंक पिला देता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छा चले, नहीं तो धीरे धीरे ये फेड अप हो जाएगा। 1 मिनट है ना। देखिए, कह रखा है वर्नर थ्योरी टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कैसे पता करेंगे? देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया कोबाल्ट, इन्होंने स्टडी किसके ऊपर किया? कोबाल्ट, और साथ में रखा किसको? अमोनिया और क्लोरीन। क्या रखा? कोबाल्ट एंड अमोनिया विथ क्लोरीन। इसके ऊपर स्टडी करी इन्होंने, ठीक है। क्या स्टडी करके इन्होंने क्या क्या चीजें पता करी वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, इन्होंने इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद क्या बना, देखिए इसका टेबल फॉर्म बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले कोबाल्ट अमोनिया के साथ में क्लोरीन मिला करके बनाया। तो क्या लिखा, क्या क्या? CO, फिर लिखा NH3। ऐसे नहीं लिखा, ये तो नया तरीका हो गया लिखने का। ओल्ड तरीका क्या था और नया तरीका क्या था वो देखिए। वर्नर ने कैसे बताया था, इसको लिखा था CO NH3 6.Cl3, CO NH3 6.Cl3, एक ये लिखा था। फिर लिखा CO NH3 5Cl3, यहां पर लिखा CO NH3 4, और यहां पे लिखा Cl3, फिर लिखा CO NH3 3 और Cl3। ये कुछ लिखे इसमें। अब देखिए, इसको समझिएगा ध्यान से। इसके अंदर आप जो देख रहे हो, प्राइमरी वैलेंसी जो है हमारा, प्राइमरी 1 डिग्री वैलेंसी, इसकी कितनी आ रही है? इसके कारण कितनी आएगी? इसको लिखा कैसे जाएगा? नए फॉर्म में। नए फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? CO NH3 6 और ये बाहर में ऐसे Cl3। ये न्यू फॉर्म है जिसको लेटर ऑन इवॉल्व करके बताया गया। उसके बाद इसको कैसे बताया गया? इसको बताया गया CO NH3। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखने के लिए 6 लिगेंड चाहिए। कितने लिगेंड चाहिए? 6। यहां पर तो Cl3 है, लेकिन NH3 5 ही रह गया, NH3 5 ही रह गया। तो इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे रहा होगा? यहां पर 5 लिखा, तो हमने ये जो क्लोरीन 3 लिखे हुए इसको क्या कर दिया? अंदर भेज दिया, Cl2 लिख दिया। देखना, अभी भी फिर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही रहेगा। यहां पर भी +3 रहेगा, यहां पर भी +3 रहेगा, और इसमें भी देखोगे आप, यहां पर NH3 कितने रह गए? अब 4। तो क्या करेंगे? 2 क्लोरीन को अंदर डालने पड़ेंगे, 1 क्लोरीन को बाहर रखना पड़ेगा, और तीसरे बार में सारे के सारे क्लोरीन अंदर आ जाएंगे। और बाहर की तरफ 0, बाहर की तरफ रह जाएगा 0। तो आप इसको ध्यान से देखिए, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 1 6, 4 और 2 6, 3 और 3 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं? 6 है सबके अंदर। इसमें भी 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बार यहां पर 6, यहां पर भी 6, यहां पर भी 6 और यहां पर भी 6। और अब देखना है मेरे को प्राइमरी वैलेंसी। 1 डिग्री लिख रहा हूं मैं यहां पे, 1 डिग्री वैलेंसी। ये 2 डिग्री वैलेंसी था, 1 डिग्री देखते हैं। यहां पर देखिए +3 दिख रहा है आपको, यहां पर कितना दिख रहा है? 3। और इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पे देखिए 2 है, यहां पर देखिए 1 है, तो ओवरऑल -3 हो ही गया, और इसके कारण तो 0 होता है। तो फिर भी कोबाल्ट की वैलेंसी कितनी रह गई? 3। यहां पर भी कितना हो गया? 3। और यहां पर भी कितना हो गया? 3। लेकिन सबका ओरिएंटेशन आप देख रहे हो अलग अलग हो रही है। ओरिएंटेशन सबका अलग अलग है। जब ओरिएंटेशन अलग अलग होगा तो इसका कलर भी अलग अलग होगा।
क्यों कलर अलग अलग होगा? क्योंकि यहां पर आयन 3 है काउंटर, यहां पे काउंटर आयन 2 है, यहां पर काउंटर आयन 1 है, यहां पर काउंटर आयन 0 है। तो ये सब अलग अलग कॉम्प्लेक्स हो गए। चीज एक ही है लेकिन कॉम्प्लेक्स सारे अलग अलग हो गए। कॉम्प्लेक्स जब अलग अलग होंगे तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग अलग होगी, इनका कलर अलग अलग होगा, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, और इसके अंदर का ज्योमेट्री जो है वो भी अलग अलग हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है लेकिन ज्योमेट्री में चेंजेस हो सकती है। कैसे, उसको देखेंगे। तो ये बात होगी किसकी? कोबाल्ट का अलग अलग टाइप। अब इसमें हमको पता करना है कि टोटल आयंस कितने बने, इसमें टोटल आयंस कितने बने, इसमें टोटल आयंस कितने बने, और इसमें टोटल आयन कितने बने। उससे पहले जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको आयन में ब्रेक कर दूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको आयन में ब्रेक करते हैं। तो मैंने लिखा CONH3 6, और इसके ऊपर कितना लिखूंगा? यहां पर 3 है तो यहां पे +3 आएगा, और ये प्लस का थ्राइस ऑफ Cl माइनस। तो टोटल आयन कितने हो गए? 3 और 1, ये पूरा 1 है, तो टोटल आयन कितने हो गए? 4। टोटल आयन कितने हो गए? 4। यहां पर देखिए, यहां पे देखेंगे तो CONH3 5Cl। अब देखिए यहां पे 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ तो इसके कारण -2 आएगा, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आना चाहिए? +2, प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस। तो टोटल आयन कितने हो गए? 2 और 1, ये पूरा 1 है, तो टोटल आयन कितने हो गए? 3। यहां पर चेक कर लेते हैं, यहां पर कितने आयन हो जाएंगे? CONH3 4 Cl2, यहां पर एक ही Cl है तो इसके कारण -1, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? +1, और ये Cl माइनस। तो टोटल आयन कितने हो गए? 1 और 1 2। और यहां पर तो एक ही एंटिटी है, मतलब ओवरऑल आयन यहां पर क्या हो जाएगा? 0। ओवरऑल आयन यहां पर क्या हो जाएगा? 0। यहां पर आयन क्या हो जाएगा? इसको ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ओवरऑल आयन इस पे क्या हो जाएंगे? 0। यहां पे 0 आयंस हैं, मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0 होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 0 होगी। देखेंगे आगे। ये आपने ये चीज समझ ली होगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटाता हूं, देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हटाते हैं। ये बात हो गई पहली। अब इसके बाद और क्या कहा इसने? वर्नर ने, वो देख लेते हैं। वर्नर ने कहा कि जो चीज प्राइमरी वैलेंसी बताती है, प्राइमरी वैलेंसी का मतलब है जो ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्टिसिपेट करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसको बताओ आप डॉटेड लाइन से। ज्योमेट्री में उसको कैसे बताओगे? डॉटेड लाइन से। और वही कहा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी बताता है, जो सेकेंडरी वैलेंसी बताता है मतलब 2 डिग्री, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है, उसको बताना है आपको सॉलिड लाइन से। सॉलिड लाइन, ये है सॉलिड लाइन, और इसको बताना है डॉटेड लाइन से। अब ये कैसे दिखेगा देखते हैं। सबसे पहला वाला देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा CONH3 6 और फिर लिखा मैंने Cl3। अब ये जो है ये तो क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए है, और ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। तो कैसे बताएंगे? देखिए, CO लिखा बीच में, टोटल NH3 कितने हैं? 6। तो एक NH3 यहां बना दिया, दूसरा NH3 यहां बना दिया, तीसरा NH3 यहां बना दिया, चौथा यहां बना दिया, एक यहां पे बना दिया, और एक यहां पर बना दिया। टोटल कितने NH3 हो गए? 6। 6 के 6 को सॉलिड लाइन से बताया। क्यों? क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा उसको सॉलिड लाइन से, और जो चीज ऑक्सीडेशन नंबर बताने में मदद करेगा उसको किससे बताएंगे? डॉटेड लाइन से। तो कितने Cl है? 3। तो एक डॉट कहीं पर बना दीजिए, 2 डॉट और 3 डॉट। ये 3 डॉट, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी का भी डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आपने ले लिया होगा। अब बी और सी डिस्कस कर लेते हैं इसी के बेसिस पे। बी जैसे मैंने लिखा CO NH3 5 Cl और फिर लिखा मैंने Cl2। अब करना क्या है देखिए, अब ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर में भी आ रहा है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर में आ रहा है, और ध्यान रखिएगा इसके कारण इसका +3 चार्ज भी आ रहा है। दोनों काम आ रहा है, प्राइमरी में भी काम आ रहा है, सेकेंडरी में भी काम आ रहा है, दोनों में काम आ रहा है। जब दोनों में काम आ रहेगा तो दोनों लाइन बतानी पड़ेगी, डॉट से भी और सॉलिड से भी। कैसे देखिए, यहां पे लिखा मैंने CO, कितने NH3 है 5, एक NH3, 2 NH3, 3 NH3, 4 NH3 और 5 NH3। NH3 सारे लिख दिए, सारे कोऑर्डिनेशन नंबर में काम आ रहे हैं, वैलेंसी में नहीं, क्योंकि इसके कारण चार्ज है 0। कितनी चार्ज है 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद Cl देखिए कितने हैं, एक Cl ये रहा, तो ये भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर में आ रहा है, तो इसको बताओ सॉलिड लाइन से। और ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में मदद करेगा, 3 है यहां पर, इसी के कारण +3 आएगा, ये 0 है, -1 -2 तब जाकर के +3 आएगा। तो ध्यान रखिएगा इसको फिर डॉट भी लगाना पड़ेगा। डॉट क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में भी यूज आ रहा है, प्राइमरी वैलेंसी भी, इसलिए यहां पे इसके ऊपर सॉलिड भी और डॉट दोनों बनाया इस Cl के लिए। और इस Cl को क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर में नहीं आ रहा है, तो इसको सॉलिड से ही बताना ऐसे। मेरे अंदाज से अब आपने सीख लिया होगा कि कैसे बनाया जाता है इसका डायग्राम। बाकी के लिए आप बना लेंगे, या चलो बता ही देते हैं। जैसे मैंने लिखा CO NH3 4, यहां पे लिखा Cl2 और फिर यहां पे लिख दिया मैंने Cl। तो इसका कैसे बनाएगा ध्यान रखिएगा। CO कितने NH3 है टोटल 4, 1 2 3 4 बना दिया। Cl2 है, ये भी लिगेंड है, एक Cl 2 Cl, ये कोऑर्डिनेशन नंबर में आ रहा है। और ध्यान रखिएगा इसके कारण इसका +3 चार्ज भी आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ रहा है, तो डॉटेड, 2 डॉटेड वाले हो गए और एक Cl यहां पे रह गया। ऐसी तरीके से जब ये तीनों के तीनों अंदर आ जाएंगे तो फिर तीनों के तीनों Cl में डॉट लग जाएगा। बस इतनी सी कहानी है। ये था इसका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, मतलब कह दो शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स बताने का तरीका। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटाता हूं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, हटा देता हूं मैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में और इससे रिलेटेड क्या क्या हो सकते हैं देख लेते हैं। अब कैसे पहचाना गया इसके कुछ, कि इसको प्रूफ कैसे किया गया, इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे पता चली वर्नर के बारे में, तो 3 तरीके से पता चली। 3 तरीके से, एक था हमारे पास कौन सा, इलेक्ट्रिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड को चेक करके, जो कि मोलर कंडक्टिविटी भी कहलाएगा इसके केस में, मोलर कंडक्टिविटी। दूसरा हम बात कर लेंगे क्रायोस्कोपिक चेंज के कारण। क्रायोस्कोपिक हम किसके लिए यूज करते थे, जब आप सॉल्यूशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए पढ़ते थे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और तीसरा आ जाता है प्रेसिपिटेशन। ये तीनों के बेसिस पे इसके थ्योरी का कंफर्मेशन मिला, लेकिन कुछ चीजें ये नहीं बता पाया, इसलिए कुछ चीजें इसकी लिमिटेशन हो गई, बट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा थ्योरी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या कहता है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो ज्यादा और कम कैसे होगा, जितने फ्री आयंस हों, मतलब जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी कंडक्टिविटी होगी। तो इस बेसिस पे उन्होंने पता कर लिया कि किसमें Cl बाहर की तरफ ज्यादा है या अंदर की तरफ ज्यादा, उसके बेसिस पे ज्योमेट्री डिसाइड किया। कैसे समझिए, जैसे मैंने लिखा CO NH3 6 और फिर लिखा Cl3। अब बात बताओ मुझे, यहां पे टोटल आयंस कितने होंगे ब्रेक होने के बाद, CO NH3 6
और इसके ऊपर आ जाएगा +3 और आ जाएगा यहां पे थ्राइस ऑफ Cl माइनस। तो टोटल आयन कितने हो गए? 4। टोटल आयन कितने हो गए? 4। उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे क्या कि जैसे जैसे ये Cl इसके अंदर आएगा, जैसे मैंने लिख दिया CONH3 5, एक Cl अंदर और 2 Cl बाहर, तो यहां पे टोटल आयंस कितने हो जाएंगे? 2 और 1 3। तो आप क्या देख रहे हो? धीरे 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 नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस कम होंगे मतलब मोलर कंडक्टिविटी कम होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी। तो इसी के कंडक्टिविटी धीरे धीरे जब कम होनी चालू होगी तो उसके बेसिस पे भी हम पता कर लेंगे कि इसमें बाहर जो है वो काउंटर आयन कितने हैं। काउंटर आयन जितने ज्यादा होंगे उतनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। यही ये चीज का थीम है। ये इस चीज को प्रूव कर पाया था वर्नर। ठीक है ये बात। इसके बेसिस पे ये थोड़ी थोड़ी वर्नर की थ्योरी जो है वो पास होने लगी। दूसरा था क्रायोस्कोपिक चेंज। ये क्या कहता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल से मतलब कितने आयंस बने हैं। ठीक है, इसको जरा आप ध्यान से देखो तो टोटल पार्टिकल कितने हैं? 3 और 1, ये पूरा 4। पहले कंडीशन में कितने बने? 4 आयन। ये 4 आयन क्या है? पार्टिकल ही तो है। दूसरे कंडीशन में कितने आयन बनेंगे? 3 आयन बनेंगे। तीसरे कंडीशन में कितने आयन बनेंगे? 2 आयन बनेंगे। और सबसे लास्ट वाले में कितने आयन बनेंगे? लास्ट वाले में जब सारे के सारे Cl3 अंदर की तरफ आ जाएंगे तो कितने आएंगे? 0। कितने हो जाएंगे? 0 आयंस। तो कहने का मतलब है जब आपको ऑर्डर पूछ ले कि क्रायोस्कोपिक ऑर्डर बता दो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो ध्यान रखिएगा इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको ये दे करके ऑर्डर पूछ ले कि बताइए इसमें डिप्रेशन किस में आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में ज्यादा, तो आप सिंपल देख लो कि कितने आयंस इसमें टूट रहे हैं। 4 आयन है तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा और सबसे कम इसमें होगा। तो अगर मैं इसको केस 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, इसको 3 केस दे देता हूं, इसको 4 केस दे देता हूं, तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा किसमें टूटेगा? फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर और फिर फोर्थ नंबर में टूटेगा। ये ऑर्डर हो जाएगा। और सेम टू सेम इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसमें होगी? चौथे वाले में। किसमें हो जाएगी? ये पहला वाला जो कंडीशन है केस, इसको फर्स्ट कंडीशन अगर मैं मान लेता हूं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी किसमें होगी? पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में और फिर चौथे में। ये ऑर्डर हो जाएगा इसमें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको 2 मान लिया मैंने। इसी तरीके से तीसरा भी आप निकाल लेंगे और चौथा भी। फिर आ जाता है प्रेसिपिटेशन। इसको कैसे किया गया? इसके लिए सिंपल क्या किया गया? AgNO3 लिया गया, सिल्वर नाइट्रेट लिया गया एक्सेस क्वांटिटी में, सिल्वर नाइट्रेट लिया गया एक्सेस क्वांटिटी में। अब क्या किया गया? इसको सबको लिया गया, सबको। तो सबसे पहला कौन था हमारे पास? CONH3 6 और क्या था? Cl3। तो देखिए यहां पर कितने क्लोरीन है बाहर? जितने आयन होंगे वही ब्रेक बनाएंगे, वही कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वही प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो ध्यान रखिएगा ये Ag और ये Cl मिलके क्या बनाएगा? AgCl। तो इसमें से जब क्वांटिटी AgCl की ज्यादा होगी तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर 3 Cl बाहर होगा या 4 Cl या 5 Cl। उसको कैलकुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक वेट, कि हम एटॉमिक वेट से पता कर सकते हैं कि यहां पर AgCl कितना है। अगर 3 AgCl बना है मतलब यहां पे कितने क्लोरीन है? 3 है। अगर यहां पे 2 AgCl बनता है तो मतलब यहां पे क्लोरीन अंदर बाहर की तरफ कितने हैं? 2। इससे ये पता चला हमको स्ट्रक्चर बनाने का, इसको वर्नर को। तो यहां पे टोटल कितने Cl है? 3 है। तो ध्यान रखिएगा यहां पे 3 AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। 3 AgCl, ये तो कॉम्प्लेक्स है, ये टूटेगा नहीं, यही पीपीटी बनाएगा AgCl का। फिर अगर यहां पर बात करें CO ले लिया मैंने, NH3 ले लिया और यहां पे 5 किया, यहां पे Cl लिया, यहां पे Cl2, तो कितने Cl है बाहर अवेलेबल? ये अंदर वाला Cl है, ये अवेलेबल नहीं है। इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए तब जाकर के ये अवेलेबल होता है, कंडीशन तो नॉर्मल है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर AgCl कितने बनेंगे? सिर्फ 2 AgCl। कितने AgCl बनेंगे? 2। तीसरे केस में क्या होगा? CO ले लिया, NH3 4 लिखा, यहां पर Cl2 लिखा, यहां पे Cl। कितने Cl अवेलेबल है? 1। तो कितना बनेगा AgCl? 1 AgCl, 1 यूनिट। और चौथे कंडीशन में क्या है? CO NH3 3 Cl3, बाहर कितने Cl है? 0।
तो यहां पे कोई पीपीटी नहीं बनेगा EGCL का, नो पीपीटी। तो इसके बेसिस पे पता किया गया, प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे, कि इसका ज्योमेट्री क्या रहा होगा, इसकी प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, सब कुछ इसका स्ट्रक्चर बना दिया गया। इस तरीके से वर्नर ने काम किया था और ये थ्योरी बनाई थी। तो ये तीन चीजें इसको प्रूफ दे गई कि ये बात सही है, वर्नर की थ्योरी सही है, वर्नर की थ्योरी सही है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है वो जान लेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब ले लेते हैं इसका लिमिटेशन लास्ट, और फिर इसके बाद इस जो वर्नर थ्योरी है इसको कर देंगे खत्म। इससे रिलेटेड यही क्वेश्चंस आते हैं, आपको वेरिएशन पूछ लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, आपको इसका डायग्राम पूछ लेते हैं, आपको इसका प्रेसिपिटेट के बेसिस पे पूछ सकते हैं, आपको नंबर ऑफ आयंस के बेसिस पे पूछ सकते हैं, या परसेंटेज नंबर ऑफ एनायन पूछ सकते हैं, परसेंटेज नंबर ऑफ कैटायन पूछ सकते हैं। अब इसका लिमिटेशन देख लीजिए। लिमिटेशन ये है कि वर्नर थ्योरी जो था, वर्नर्स थ्योरी जो था वो couldn't explain about the magnetic property, about the magnetic property of complex, magnetic properties of complex, कि कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, नहीं बता पाए। दूसरा, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ नहीं बता पाए कि इसका कलर अलग अलग क्यों हो रहा होगा, क्या कारण है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इससे रिलेटेड कुछ बात नहीं किया, सिर्फ ज्योमेट्री बता दिया। अब ज्योमेट्री में भी एग्जैक्ट नहीं, कब प्राइमरी सेकेंडरी डॉटेड लाइन से ही बताएंगे, क्या एग्जैक्ट ज्योमेट्री चाहिए, एग्जैक्ट ज्योमेट्री क्या स्क्वायर प्लानर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ये सब बात नहीं किया, सबको 6-6 बना दिया। Exact geometry couldn't be predicted for coordination compound, for coordination complex, कॉम्प्लेक्स के लिए जो डब्बे के अंदर है उसकी क्या ज्योमेट्री होगी नहीं पता चला। ये हो गई इसकी लिमिटेशन, ये हो गई इसकी लिमिटेशन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक छोटा सा देख लेते हैं कि कैटायन और एनायन परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, फिर वाइंड अप करते हैं इसको। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। मेरे अंदाज से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एनायन और कैटायनिक परसेंटेज जो है, अगर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे निकाले। देखिए, जैसे मैंने कोई एक एग्जांपल लिया, हमको निकालना है कैटायनिक परसेंटेज अगर पूछ ले तो, या फिर एनायनिक परसेंटेज पूछ लिया है हमको, तो वो कैसे निकालें। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा यहां पे CO NH3 6 और लिख दिया यहां पर Cl3। इसको कुछ मत करो, ब्रेक कर दो। ब्रेक किया तो क्या बन गया, CO NH3 यहां पर बन जाएगा 6, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +3 और यहां पे आ जाएगा +3l-। अब मेरे को पूछ लिया कि यहां पर कैटायनिक परसेंटेज बताओ, कैटायनिक परसेंटेज, और दूसरा बता दो एनायनिक परसेंटेज, ये पूछ लिया हमसे। तो देखिए, कैटायनिक परसेंटेज मतलब पॉजिटिव चार्ज, कैटायनिक मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कितने हैं, सिर्फ एक ही तो है, एक ही है, इसके ऊपर +3 है, इसमें भावनाओं मत बह जाना। ये टोटल कितना है 1, एक आयन है, एक आयन है, टोटल कितना है 1 और +3 टोटल है 4, इंटू क्या कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा 25%। ये इसका हो जाएगा कैटायनिक परसेंटेज। अब अगर एनायनिक परसेंटेज पूछ लिया तो कुछ मत करो, एनायन कितने हैं 3, जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर नीचे लिख दीजिए टोटल, इंटू कर दीजिए 100, हो जाएगा 75%। अगर एक ही कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा है तो अंडरस्टूड है कि एक का 25 है तो दूसरा 100 - 25 कर दो 75। इस तरीके से आप कैटायनिक परसेंटेज और एनायनिक परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये थी आज की हमारी लेक्चर वर्नर थ्योरी के बारे में। मेरे अंदाज से आपको चीजें समझ में आई होगी और आपने इसको अच्छे तरीके से समझा भी होगा।
आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इसके थ्योरी को ध्यान से पढ़िए, इसको एनालाइज कीजिए, इसके हर एक पैरामीटर पे डिटेल में बात करिए खुद से और इसको टिप्स पे लाने की कोशिश कीजिए। जब चीज़ें आपके टिप्स पे आएगी मल्टीपल रिवीजन से, वीडियो का एक अच्छा फ़ायदा ये मिल जाता है कि मैंने जब क्लास में कोई चीज़ पढ़ाई अगर बोर्ड पे, अगर उसका वीडियो लेक्चर नहीं है, तो वो क्या होगा कि जो आपने क्लास में पढ़ा फिर आपके पास कॉपी में नोट्स ही होगी जो चीज़, फिर उसके बाद क्या उस समय मैंने बोला होगा ये आपको याद नहीं होगा या हो भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ कंप्लीटली यू कैन से अ humdrum situation where we are juggling between the two thoughts, whether that was correct or that was correct. But in the video lectures, what is very, you can say, fascinating about it is कि आप वीडियो को बार बार देख सकते हो कि उस समय सर ने क्या कहा था, ये बार बार आप देख सकते हो। तो ये वीडियो लेक्चर का बहुत फायदा है और आगे आने वाले सेशन में मैं इस सारे चैप्टर जो क्लास 12 के अंदर है उसके वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा। क्लास 11 के जितने भी हैं सबके वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे और आईआईटी, नीट, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो भी अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के भली एक भी विद्यार्थी इस चैनल को देख रहा हो, वो मेक श्योर करूंगा कि वो एक विद्यार्थी जरूर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इतना जबरदस्त पढ़ जाए कि वो पहले बार में ही क्रैक करे और कुछ अपना अच्छा भविष्य बना पाए। दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस चैनल, दैट इज केमिस्ट्री गुरुकुल। तो इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए, चीज़ों को देखिए, समझिए और एनालाइज कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।